मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक करीब 25 अंक बढ़कर बंद हुआ, लेकिन निफ्टी 45 अंकों का फॉल वहां देखने को मिला। लोअर लेवल से रिकवरी आई और थोड़ा प्रेशर था फर्स्ट हाफ में, फिर अपमूव आया, फिर लोअर लेवल में देखने को मिले, फिर वापस रिबाउंड आया। एक वॉलेटाइल सेशन के बीच में इंडिसीज रेंज बाउंड, 48 अंकों की गिरावट यहाँ पर, 150 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव, मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव, सेंसेक्स स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी। पीएसयूज में 114% गिरावट थी, प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके अलावा अच्छा अपमूव जो आपको दिखाई पड़ेगा वो रियल्टी में था, पूरा इंडेक्स तेजी में था, एनबीएफसीज में था, पीएफसी आरईसी ऐसे शेयर लीड कर रहे थे। पीएसयूज में था जहाँ पर कोल इंडिया, ओएनजीसी के नंबर्स अवेटेड हैं, ओएमसीज वैसी तेजी में चल रहे हैं। इंडिविजुअली स्टॉक के हिसाब से अपमूव आपको मार्केट में दिखाई पड़ेगा। आईटी आज फिर प्रेशर में था। हैवी वेट से जो बाइंग थी वो नदारत थी। इनफैक्ट कुछ हैवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन मेजरली प्रेशर ही था। नंबर्स बहुत सारे आ रहे हैं। कल भी पीडीलाइट के नंबर आपको दिखाई पड़े। एनबीएफसी कारोबार में फोरे किया, बाजार ने बहुत रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर। इसके अलावा जो बाकी नंबर से पीएफसी के नंबर आए, बढ़िया नंबर थे, उस पर रिएक्शन आता दिखाई पड़ा। मासगांव डॉक के नंबर आए। ऐसे अलग अलग स्टॉक्स के नंबर आ रहे हैं और अभी भी कल भी करीब 576 कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। गत की कंपनियां जो मेजर, जिनके नाम आमतौर पर सुने गए तो 30-35 ही हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी सूची है क्योंकि लास्ट लैग है नंबर्स का, तो वहाँ पे नंबर्स का एक रिएक्शन अलग अलग स्टॉक पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल के तो वही इवेंट है, बड़ा इवेंट है जिसको मार्केट अभी अवेट कर रहा है। इसके अलावा रियल्टी, ऑटो, पीएससी आज के स्टार परफॉर्मर थे। फेस्टिव डिमांड, फेस्टिव साइड पे हम ऑलरेडी कामकाज कर ही रहे हैं, तो फेस्टिव रिएक्शंस भी आपको स्टॉक्स पे देखने को मिल भी रहा है। सिलेक्टिव स्टॉक्स के ऊपर प्रेशर था आज एफएमसीजी में, आईटी में, फार्मा में, लेकिन फार्मा के कुछ सिलेक्टिव मिड कैप फार्मा जो थे वो तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। न्यूज़ फ्लोज था बायोकॉन में, एरिस लाइफ साइंसेज में नंबर्स हैं। औरोबिंदो फार्मा के आज नंबर आए, अशोक लेलैंड के भी कुछ देर पहले आए, या अदानी पोर्ट के नंबर आए कुछ देर पहले। तो अभी भी एक बड़ी सूची है जिनके नंबर्स पेंडिंग है या फिर मार्केट आज और कल में देख रहा है, तो इन सब नंबर्स के ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। कल बाटा के नंबर आए थे, वीक साइड पे थे। यूएसएल के नंबर आए, ठीक साइड पे थे। ऐसे अलग अलग रिएक्शन स्टॉक पे देखने को मिला। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों पर जो कि आए हैं फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। सबसे पहले फेसबुक कहाँ गया, उसके ढूंढ रहा नंबर, कहाँ गया। ओके, फेसबुक के सवालों में एमटार सिंह साहब नंबर वीक थे एमटार के, और रिएक्शन भी इसीलिए आता हुआ दिखाई पड़ा। आज 7-8% का एक डिप आया है बड़ा, तो नंबर्स तो वीक आए हैं। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी वीक है और वाई क्यू ऑन क्यू पे भी वीक है। वैसे भी चले ज़्यादा है, बट वेट एंड वॉच इज़ अ ऑप्शन। और एक चीज़ और मैंने कल नंबर में ऑब्जर्व किया कि जिस तरह का इसको प्राइसिंग मिला हुआ है उसके सामने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी है नहीं सपोर्टिव। कल जब मैं नंबर रात में पढ़ रहा था इसके, तब आई हैव सीन दैट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन थोड़ा महंगा साइड पर होना चाहिए। बाकी कॉज ऑफ कंसर्न है, कोई भी तेज़ी मिले उसका इस्तेमाल करिएगा और अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा। इस तरह के सेक्टर में एकाएक तेज़ी आ चुकी है, तो ये क्वार्टर के नंबर तो सपोर्टिव नहीं थे इस तेज़ी के, तो इसीलिए बाजार ने इसको आज पनिश भी किया। अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना इसमें। पीडीलाइट विल एंटर इनटू एनबीएफसी, विल इट बी गुड डिसीजन इन शेयर बूस्टर? सिंह साहब देखो, ये आज मैनेजमेंट से मेरी बात हुई, भरत साहब से मैंने ही बात किया था सुबह 11 बजे। तो एनबीएफसी में ऐसा नहीं है कि पहली बार कंपनी ने अपनी पेरेंट कंपनी को एनबीएफसी में खरीदा है, और इससे पहले एस्ट्रल और एशियन पेंट्स भी इस बिजनेस में दरअसल ये करें ही क्या, एनबीएफसी के जरिए जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मिसाल के तौर पे एशियन पीडीलाइट के क्लाइंट कौन हैं, जो फर्नीचर वाले हैं या मेसन्स हैं, ये सब लोग जो काम करते हैं फर्नीचर का, बढ़ई का या बाकी काम, तो उनको यूजुअली एक फेस्टिव डिमांड के टाइम पर या अदरवाइज कभी कभी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत आती रहती है। उस कैपिटल को प्रोवाइड कराएगा पीडीलाइट, और क्योंकि उनका डेटाबेस ऑलरेडी पीडीलाइट के पास है, तो वो सिक्योर लोन के तौर पे देख रहे हैं। अभी तो इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मान रहे हैं, इसलिए बहुत छोटा 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो पीडीलाइट के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। आगे चल के अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो इसके 2 फायदे होंगे। एक, उनका जो क्लाइंटल है वो फिक्स हो जाएगा। दूसरा, जो भी क्लाइंट होगा इसको पैसे देंगे वो पैसा सामान इन्हीं से लेगा। और तीसरा, इनके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस गोइंग फॉरवर्ड बनता जाएगा जो बाकी पीयर को भी खींच लाएगा। तो ये वैसे पॉजिटिव होगा अगर पायलट प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन ठीक होता है तो, लेकिन अभी के लिए इतना कोई बड़ा नेगेटिव सेटबैक भी इसका नहीं है। पीडीलाइट जैसी कंपनी एक्सपेरिमेंट करती रहती है,
पहले एक जीनी ऐप इन्होंने किया था, उससे 30% रेवेन्यू आता है, आज ही बात हुई उन्होंने बोला। इससे पहले एरलडाइट का एक्विजिशन था। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस ये हर 6-6 महीने में करते रहते हैं। तो इतना बड़ा कोई सेटबैक नहीं, बाजार ने भी इसे बहुत रिएक्ट नहीं किया। इसलिए पीडीलाइट इज़ अ क्वालिटी, आप आराम से उसमें ऐड कर सकते हो। वो बात अलग है बहुत चले नहीं है, लेकिन बहुत कुछ स्टेबलाइजेशन के लिए भी लिया जाता है, तो आप आराम से लो, ऐसा कोई रिस्क नहीं है अभी, एटलीस्ट अभी के लिए। कमेंट्री सुनकर तो यही लग रहा है। अपोलो हॉस्पिटल नंबर आ गए हैं शायद आज ही, अभी थोड़े पहले नंबर आके गए हैं, तो नंबर मैंने देखे नहीं सागर सर। अभी शाम को एनालिस्ट कॉल भी है इनकी, तो कल तक आपको इसके ऊपर व्यूज़ मिल जाएंगे। अदरवाइज अनुमान तो बेहतर था, और नंबर कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता तो अलग से पता चल जाता। जैसे एक मदरसन टूटा था नंबर्स के बाद, तो समझ में आया था कि हाँ कुछ गड़बड़ किया है इन्होंने, लेकिन अपोलो में ऐसा कुछ हुआ नहीं था शायद, तो इसीलिए बहुत रिएक्शन नहीं है। और बाकी आप अभी तो बने रहो, इट्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, वैसे भी लो फ्लोट का स्टॉक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और बेटर इज़ कि आज शाम की एनालिस्ट कॉल देख लो, और उसके बाद जो एनालिस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, क्या व्यूज़ आते हैं ब्रोकर हाउसेस के, एक बार उसको को ले लो, उसके बाद कॉल लेना फिर भी ज़्यादा बेटर होगा, एडवाइसेबल होगा। अभी के लिए इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि नंबर आया हुआ थोड़ी देरी हुई है, और शाम को एनालिस्ट कॉल भी होने वाली है, तो लेट्स सी क्या बोलते हैं उस पर वो। I've bought 500 Tech Mahindra today. What should be the next level of adding more share? तो अनिल जी, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने 500 एक ट्रांच के खरीदे होंगे, कि ये एक लॉट नहीं है, या आपने एक बल्क नहीं डाला है, या आपको लग नहीं रहा कि बॉटम बन गया है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, तभी आपने उसको लिया है। सो अगर आप रिकरिंग वे में इस तरह की पोजीशन ले सकते हो, तभी आप इतनी बड़ी पोजीशन लेना। अगर आप रिकरिंग वे में इतनी बड़ी पोजीशन नहीं ले सकते हो, तो ये बल्क है, और बल्क का समय ये नहीं होता। बल्क का समय होता है जब क्रैश होता है मार्केट में। हैविंग सेड दैट, कोई लेवल तो अभी नहीं कह सकते कि लास्ट इसका जो एक आपको सपोर्टिव लेवल है वो इसका ईयर लो होगा, जो इसने रिसेंटली बनाया था। बट एक क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं। आईटी सो फार कंसर्न है, पूरी आईटी इंडस्ट्री मतलब लार्ज कैप आईटी इज इन ट्रबल। एचसीएल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो एंड दिस टीसीएस, तो पूरा का पूरा सेक्टर ही लार्ज कैप आईटी का प्रेशर में है। सो अगर इन तरह की मतलब इतने बड़े लॉट में खरीदारी, पहली चीज़ तो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अगर कर भी लिया आपने, और आपके हिसाब से छोटा लॉट है, तो आप आराम से थोड़ा वेट करके यहाँ से करीब 4 से 5% के और करेक्शन लेकर उसका इस्तेमाल कर सकते हो फर्दर एडिशन के लिए, अगर स्टोरी पे आप कन्विंस होते हो तो। क्योंकि इस समय लार्ज कैप की स्टोरी पे कन्विंस बहुत कम लोग हैं, तो अकॉर्डिंगली आप सोच लेना इसमें। डेल्टा कॉप, तो चौधरी साहब रिसेंटली पुल बैक तो आया है। अच्छा, 138 139 मैंने देखा था लास्ट, अभी मुझे याद नहीं क्या दाम है, बट 128 127 का स्टॉप लेके आप पोजीशन में बने रह सकते हो, क्योंकि कंसर्न अभी भी वही है 24,000 करोड़ रुपए के पेमेंट की। एक उसमें होप ये है कि हाई कोर्ट ने ये बात बोली है कि कोई भी पेमेंट कंपनी या कोई भी नया टैक्स नोटिस कंपनी को या कोई भी फाइनल नोटिस जो है वो बिना परमिशन, बिना अप्रूवल्स के नहीं दिया जाएगा। सो ये एक बीच में अपडेट आया था, बट ये प्रोसीजर है नॉर्मल कोर्ट का। सो इंस्टेड आप अभी तो बने रहो, और 128 129 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखना। ये अगेन बहुत ही स्पेक्युलेटिव बेट है, मतलब मूवमेंट दोनों साइड का वाइल्ड स्विंग में रहता है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी खबरों को ऑलरेडी यहाँ तक डिस्काउंट करके बैठा है 128 127 तक। सो ये लेवल के आसपास आप कहीं स्टॉप लॉस लेके पोजीशन होल्ड कर सकते हो। रिस्की है, लेकिन ठीक है, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस आपको काम करेगा। HUL को बाय कर सकते हैं फॉर 1 ईयर और मोर। सिंह सर, कल एक मैंने ट्वीट किया था जहां पर ये सब मेंशन किए थे बड़े नाम, TCS, HDFC बैंक, HUL, इन्फोसिस, ये सब पिछले 1 साल यानी 2 साल में कहीं गए नहीं है, वहीं के वहीं खड़े हैं। सो ये किसी ने मेंशन किया था, तो उसी से मुझे दिमाग में आई ये थॉट, तो मैंने नंबर देखे तब। लेकिन स्टोरी इज़ इंटैक्ट अभी भी। मतलब आपको लगेगा कि शायद लार्ज कैप की स्टोरी खत्म हो गई है, वो चले नहीं है, ऐसा नहीं होता। आमतौर पे एक बहुत लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में जाते हैं सब स्टॉक। HUL भी उनमें से एक चला जाता है। पहले HUL तो फेमस ही है सबसे लंबे कंसोलिडेशन के लिए अब तक की हिस्ट्री में। सो अगर आप लेना चाहते हो तो इट्स अ क्वालिटी एसेट, देयर इज नो डिनायल अबाउट इट। उन्हें कंपटीशन फेस करने की बातचीत भी है कि पतंजलि एंड डाबर एंड ऑल उन्हें इन्हें कंपटीशन दे रहा है, बट द पाए जो ग्रैब कर रहे हैं और जो उनके विड्थ है, मतलब प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है, वो इतनी बड़ी है कि उतनी जल्दी से उन्हें कोई एक प्लेयर कंपटीशन नहीं दे सकता। सो ठीक है, HUL नोज इट बेटर। आप अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो एक अच्छा एसेट है,
मल्टीनेशनल जाइंट और पुरानी कंपनी है। सो क्रेडिबल एसेट अगर आप लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। मतलब जो नए आईपीओज या नए नॉन क्रेडिबल एसेट्स हैं जिनको अभी आपको पता ही नहीं है इनके बारे में कुछ भी, उनके कंपैरिजन में अगर आप कोई सेफ एसेट ढूंढ रहे हो तो हाँ। और अदरवाइज भी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग नोट और बता देता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा रख सकते हो अच्छे शेयरों में, जो आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहो। बीच बीच में मल्टीबैगर बहुत मिलते रहेंगे। मिसाल के तौर पे टाटा कम्युनिकेशन एक बैगर बना, या वो बीच में वो सोम डिस्लरी बना था, या इवन जेंसा टेको में कुछ लोगों ने पैसा बनाया होगा। सो इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स में कुछ लोग बना रहे होंगे, ईएमएस में बना रहे होंगे। सो ये सब बीच बीच में नाम आते रहते हैं। इनके लिए आप एक शॉर्ट टर्म कैपिटल अपना रेडी रखो, जहाँ पर आप पैसा थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, या मीडियम टर्म कैपिटल डाल सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी के लिए कुछ अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करना है तो वो बहुत अच्छे अच्छे दाम पर मिल रहे हैं, इनको आप आराम से एक्यूमुलेट कर लो। नाम ढूंढना चाह रहे हो तो कल ही ट्वीट किया था, वहाँ पढ़ सकते हो। ओके, just want to understand in mutual fund when expenses ratio will charge, and what if our mutual fund is in loss, will expenses ratio charge or it depends on mutual fund should not? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सिंह साहब, चार्ज तो चार्ज ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी कॉस्ट ही रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप इंडेक्सेशन बेनिफिट ढूंढते हो तो उसमें दो तरह के बेनिफिट निकलते हैं। पहला तो इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है और दूसरा आपके एक्सपेंसेस एडजस्ट होते हैं। वो एडजस्टमेंट के बाद जो आप नेट ऑफ निकालते हो वो आपका प्रॉफिट होता है। सो इंडेक्सेशन ही कॉस्ट निकालने के बाद म्यूचुअल फंड यूजुअली आज की डेट में 7-8% भी देते हैं तो बड़ी बात है, क्योंकि 12-13% तो निकल आता है। मिड कैप के फंड में आ ही रहा है, इस समय 30-35% चला है फंड जब, और अदरवाइज फिर 7-8% का इन्फ्लेशन निकाल लो और उसके बाद 2-4% के उनके एक्सपेंस निकाल लो, तो इसलिए कॉस्ट इतनी बचती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड से बेटर ईटीएफ रहता है, वहाँ पे एटलीस्ट कॉस्ट कम होती है। प्लस अगर निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, इंडेक्स आउट परफॉर्म करेंगे इक्विटी बेस, तो ये भी करेंगे ही करेंगे। सो वो फिर भी एक बार को कॉस्ट वाइज ज़्यादा सस्ता पड़ता है आपको अगर आप ईटीएफ और म्यूचुअल फंड कंपेयर करते हो। बट म्यूचुअल फंड का दायरा बड़ा होता है, ईटीएफ का दायरा छोटा होता है, 50 कंपनियों में रह जाएगा। म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा दायरा होता है, लार्ज कैप, मल्टी कैप, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड्स एंड ऑल। तो उस तरह से आपको कॉल लेनी पड़ती है अपनी। IQ लाइटिंग बिजनेस आउटलुक, शिवम सर आई डाउट कि अभी आप इसके बारे में सोचो। आज ही मैं मतलब मल्टीपल एग्जांपल्स मेरे जहन में आते गए, जिसमें आप इवन EMS, मतलब EMS, EMIL, आज मामा अर्थ, जोमेटो, पेटीएम, ये सब वो नाम है जो एक बारी अपना IPO आने के बाद अपने इशू प्राइस से नीचे गोता मार कर आए हैं, या तो वहाँ तक गए हैं या वहाँ के नीचे गए हैं और वहाँ से घूमे हैं। तो ऐसा कोई IPO नहीं है जिसने आपको मौका नहीं दिया नीचे लेने का। हर IPO नीचे मौका देता है 1 साल के ड्यूरेशन में। सो बेटर ऐसी ड्यूरेशन में जो ऐसे मौके आते हैं उनको तलाश करके आप उस तरह की कंपनियों में एंटर करो, इंस्टेड आउटराइटली कॉल लेने के। रही बात आपके बिजनेस की, तो IQ 2 इज इनटू लाइटिंग एंड अदर बिजनेस ऑटो रिलेटेड। कंपनी भी ठीक है, कारोबार ठीक है, बट अगेन कोई भी IPO इस समय फेयर वैल्यू पे आ नहीं रहा है, और जो एक आध फेयर वैल्यू पे था उसको बाजार वैल्यू देना शुरू हुआ है। EMS था फेयर वैल्यू पे, अभी भी है रादर, उसको बाजार ने वैल्यू देना शुरू किया और चलना शुरू हो गया वो शेयर, क्योंकि 17-18 के मल्टीपल पे शेयर कहाँ मिलता है आज की डेट में आपको। यहाँ पर PSUs वैल्यू थे, OMCs वैल्यू था, BPCL SPCL एकदम से चलने लग गया, सिंगल डिजिट था। तो सो लाइकवाइज बाजार वैल्यू देख रहा है इस समय, क्योंकि आइडियाज़ की कमी पड़ चुकी है, क्या खरीदें क्या ना खरीदें। जहाँ नंबर अच्छे आ रहे हैं, जहाँ वैल्यू है उसको पिकअप कर रहा है, तो आप भी उस हिसाब से कुछ सोचो। लेकिन आउटराइटली अगर आप किसी बिजनेस में डालना चाह रहे हो, किसी नए IPO में, तो आपको बहुत मौका मिलेगा, उसको आप नीचे इस्तेमाल कर सकते हो अगर अच्छा धंधा है तो। ओके, वन स्टॉक टू गो फॉर आउटराइटली। मोदी जी, मैं अगर कुछ लार्ज प्लेयर्स का नाम लूँगा लार्ज कैप का, तो आप मानोगे नहीं, आपको लगेगा लार्ज कैप तो मुझे पता ही है। सो कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हो कि कहाँ जाना चाहिए, अगर आप बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हो, तो एनी लार्ज कैप, एनी मतलब बीट ऑल लार्ज कैप IT, ऑल लार्ज कैप FMCG, ये सब सेफ बेट है, कोई इशू नहीं है इनमें जाने में। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, देन यू कैन गो फॉर इवन टाटा कम्युनिकेशन इज अ गुड बेट, उसको आप अभी के दाम पे ले सकते हो थोड़ा सा स्टॉप डाल के। EMS इज़ गुड बेट, इसको भी आप देख सकते हो मीडियम टर्म के लिए। अगर और रिस्क ले सकते हो तो अदानी ट्रांस इज़ अ गुड बेट, आप वहाँ भी जा सकते हो। अदानी पावर तो चल ही चुका है बहुत। सो ऐसे करके रिस्क एसोसिएटेड है हर चीज़ के साथ, आप जितना रिस्क एसोसिएट करते जाओगे उतना रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा। इक्विटी मार्केट इज़ लाइक दैट ओनली, जितना बड़ा आपका रिस्क उतना बड़ा आपका रिवॉर्ड। बहुत रिस्की लेना चाहते हो तो फिर तो पेट खड़ा ही आपके सामने, अदानी विल्मर ले लो आप बहुत रिस्क। सो डिपेंड्स आप किस तरह की रिस्क प्रोफाइलिंग रखते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप ये एक्सपेक्ट करना है कि आप क्या रिवॉर्ड चाह रहे हो। आप ये मत सोचना कि 0 रिस्क लिए मेरा 100% रिटर्न आ जाए, इम्पॉसिबल है मार्केट में।
ओके, अब कुछ फेसबुक के सवाल भी ले लेते हैं। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू। व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन गैब्रियल इंडिया, RHIM, मैग्नेसीटा एंड IFGL रिफ्रैक्टरीज? अरे मतलब जैन साहब, किस्मत कह लो इसे। अभी अभी किसी ने मुझे RHI मैग्नेसीटा का एक वो नोट भेजा था, मैं बस उसे पढ़ ही रहा था, इतने में आपका मैसेज आ गया। तो RHI मैग्नेसीटा के लिए कॉन कॉल हुई है अभी इनकी, और कॉन कॉल में 145 बिलियन यानी 14,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। एक्यूमुलेट की रेटिंग आई है MN रिसर्च की तरफ से। उनका मानना है कि डिमांड बहुत फेवरेबल है रिफ्रैक्टरीज में। वैसे भी कंपनी अच्छी है इन टोटल, ये भी बता दूं, MNC जाइंट है तो ऐसी खराब कंपनी नहीं है। इबिटा मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा क्योंकि इनके रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हुए, प्लस जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कम हुई, जिसकी वजह से इनके नंबर्स बेटर होते हुए दिखाई पड़े हैं। और लाइकवाइज Q-on-Q शिपमेंट और बेटर हो रहा है। सो इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज। तो अगर आपके पास है तो आप बने रहो, और अगर लेना भी चाहते हो ले सकते हो, इक्विटी भी छोटी है इसकी। उसके अलावा कैन आई ऐड कैंपस, माई बाइंग प्राइस इज 282। RHI मैग्नेसीटा में हम बात कर चुके हैं। अच्छा, कैंपस के केस में सर थोड़ा समय ले सकता है, क्योंकि अगेन ये एक और वही कंपनी है जो अपने इशू प्राइस के नीचे आ गई, डिस्पाइट इतनी स्टोरी थी इसके इर्द गिर्द, इतना कुछ बिल्डअप हुआ। मतलब मेजर ऑफ द स्टॉक्स हैव सीन अ डिप, और डिप के बाद वो अपने लोअर प्राइसेस देखे उसने, इशू प्राइस के आसपास, इशू प्राइस के नीचे, ये उनमें से एक है। बट यहाँ से अब डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो आप रिस्क ले सकते हो। यहाँ से पिकअप आना चाहिए थर्ड क्वार्टर से इनके नंबर्स में। थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर वुड बी अ गुड क्वार्टर, तो थोड़ा स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज होने के बाद दोबारा पिकअप करना चाहिए। तो आपको टाइम ले सकता है, लेकिन हाँ अप मूव आ जाएगा। सो आप अगर है आपके पास तो आप बने रहो, और अगर थोड़ा बहुत लेना चाहते हो यहाँ ले भी सकते हो। अदानी पावर पी इज़ वेरी लो, इज इट राइट टाइम टू बाय? अदानी पावर का शर्मा सर पी और एडजस्ट होना चाहिए, मेरी गणित ये कहती है। क्योंकि जो पी आप देख रहे हो इसमें वही चेंज है कि एक तरफ प्राइस बहुत तेज करेक्ट हुआ, उसकी वजह से पी एडजस्ट हुआ, और दूसरी तरफ इसके 2 क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे आए, तो उसकी वजह से पी एडजस्ट हुआ। तो जो कंपनी किसी ज़माने में 1,500 करोड़ का EBITDA करती थी, उसने सडनली 6 महीने में 6,000 करोड़ का EBITDA कर दिया, तो उसकी वजह से इनका पी बहुत मासिवली एडजस्ट हुआ है। और री एडजस्टमेंट देख भी रहो आप, दाम में रोज़ तेजी पकड़ रहा, 400 रुपये पार कर गया। अगर यही 6,000 करोड़ का EBITDA मान लो 14,000 करोड़ या 18,000 करोड़ का EBITDA हो जाता है क्वार्टर साल के बेसिस पर, तो वो पी और एडजस्ट करेगा। सो ये पार्ट है तो इनके लिए फेवरेबल, और ये शायद अप मूव में कंटिन्यू भी करना चाहिए। और वैसे भी इस ग्रुप में मुझे बहुत ज़्यादा डाउन साइड की गुंजाइश कम ही दिखती है अदरवाइज, क्योंकि न्यूज़ फ्लो सब तरह के आप झेल ही चुके हो, बुरे से बुरे नंबर ठीक हो ही रहे हैं। तो अगर नंबर रिवाइव करते गए तो चीज़ें शायद पिकअप करनी चाहिए। तो देख सकते हो आप, अगर आपके पास है तो आप होल्ड करो। एंड पी एडजस्टमेंट हाँ इसमें हो रहा है, और शायद आगे भी और होता हुआ दिखाई पड़े। और अगर ग्रुप में सबसे फेवरेबल सिचुएशन पूछोगे तो अदानी पावर के बाद इसका नाम मैंने बहुत बार लिया भी था पहले, कि इसको आप देख सकते हो। अदरवाइज अदानी ट्रांस इज बेटर, आप उसको भी देख सकते हो इस समय। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। जो लोग मिस हो गए उनको वो हमसे दोबारा जुड़ सकते हैं 5:30 बजे फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव पर, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अदरवाइज भी। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और एक चीज़ और बता दूं कि आप जो लाइव सवाल पूछते हैं सिर्फ वही जवाब मैं दे सकता हूं, बाद में जो वीडियोस अपलोड होती हैं उन पे जो आप सवाल पूछते हो उनको जवाब नहीं दे सकता। तो आप रोज़ जो पूछते हो उसके लिए 3:30 बजे फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव CNBC आवाज़ के पेज पर आप सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, कल मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।